हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो आज का दोस्तों जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास। तो कौन से साल में पूछा गया है दोस्तों कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हम दोस्तों एक नाम और से जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, अम्ब्रेला एक्ट। ठीक है, इसको अम्ब्रेला एक्ट के बारे में भी जाना जाता है। अब इसको क्यों जाना जाता है अम्ब्रेला एक्ट के बारे में, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें होता है क्या कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये बेसिकली दोस्तों एक फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड कर देता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो बना के रखती है बहुत सारे एक्टों के ऊपर। जैसे मान लेता हूँ कि एक मतलब हमारे पास वाटर एक्ट आया, तो वाटर एक्ट हो गया या एयर एक्ट हो गया, तो उन सब में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपस में कोऑर्डिनेशन जो है बना के रखती हैं। जैसे आप सभी को पता लग ही चुका होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब ही यही होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है बचाया जाए, पोल्यूशन फ्री जो है वो रखा जाए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है दोस्तों हमारे पास, इन्वायरमेंट रेफर्स टू। तो इन्वायरमेंट का क्या मतलब है दोस्तों, तो इन्वायरमेंट अगर मैं सिंपल अपनी भाषा में बोलूँ तो इन्वायरमेंट का मतलब यही है कि जो भी मेरे को दिख रहा है, मेरे आमने सामने आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो एक इन्वायरमेंट है ना। तो इसमें देखो ये बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोलती है कि द नेचर वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। तो इसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। हाँ, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारे पास वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल है, जो भी हमारे आसपास रहते हैं तो उनको हम इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, ये सही है। दूसरा है द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड्स ह्यूमन बीइंग एट ए गिवन पॉइंट। मतलब कोई पॉइंट पे जो हमारे आसपास जो कंडीशंस होती हैं तो उसको भी हम इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड बोलता है जो इंटरेक्टिंग सिस्टम है फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स का, जो कि इंटरलिंक्ड आपस में, तो ये भी दोस्तों इन्वायरमेंट ही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जो है रिलेट नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन जो है दोस्तों ये हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जो है रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है दोस्तों हमारे पास, इन्वायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ। तो इन्वायरमेंट कंपोजिट स्टेट है किसका, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वायरमेंट में हमारे बायोटिक फैक्टर जो है वो भी पाए जाते हैं। बायोटिक फैक्टर जैसे हमारे लिविंग थिंग्स हो गए। फिजियोग्राफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स दोस्तों होते हैं कि जैसे मान लो लैंड की अपीयरेंस को हम बोल सकते हैं कि कई जगह पे हमारी जो लैंड होती है वो फ्लैट होती है और कई जगह पे हिल या माउंटेन्स, वो हमारे फिजियोग्राफिक्स जो फैक्टर्स हैं उसमें आती है। और थर्ड है हमारा अबायोटिक फैक्टर्स, जो कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। जैसे हो गया हमारे पास वाटर हो गया है ना, सॉइल हो गया, तो ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार यूज करते हैं, रीयूजेबल कह सकते हो, रिन्यूएबल कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, सोलर एनर्जी आती है हमारे पास है ना, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, तो ये क्या है, दीज आर द फॉर्म ऑफ रीयूजेबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो कि हम बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, जो कि हम ये ना सोचें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो कल को वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम अपना जो आज का प्रेजेंट है उस सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कम कर दें, राइट, हम वो यूज़ करना कम कर दें। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम पेट्रोल की होता है, पेट्रोल को सेव करते हैं, हम बोलते हैं ना हमें पेट्रोल को सेव करना चाहिए। 10 मिनट ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम गाड़ी यूज़ ना करें तो हम बोलते हैं यार चाबी ऑफ कर दो, क्योंकि आप पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हो। तो हम ये चीज़ बोलते हैं पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हो
किस लिए ये चीज़ बोलते हैं, क्योंकि वो कल को क्या पता वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ मिले या ना मिले, तो उसी को सोचते हुए हम आज की जो अपनी कंबशन है उसको कम कर देते हैं, आज का हमारा जो यूज़ है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते, लिमिट कर देते हैं। बट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कभी आपने ये सुनते हुए बोला है कि यार सोलर एनर्जी को सेव करो, विंड एनर्जी को यूज़ कम करो, है ना? ऐसे तो नहीं बोला, क्योंकि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है ये हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये हमें नेक्स्ट जनरेशन जो है ये तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? तो इसी को हम ये बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यो दोस्तों हमारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फ्रॉम ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। जो डिकेड है सस्टेनेबल एनर्जी का, वो किस कंट्री का जो था इनिशिएटिव था दोस्तों? इसका राइट आंसर रहता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। तो क्या आंसर रहेगा इसका? यूनाइटेड नेशंस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारे पास, ए कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक कंट्री की जो नेचुरल कैपिटल होती है उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किस चीज़ को छोड़ के? तो उसका जो राइट आंसर रहता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रोड्स। उसमें वाटर भी इंक्लूडेड होता है दोस्तों, फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है, मिनरल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं नेशनल कैपिटल में, बट उसमें रोड्स जो है ये इंक्लूड नहीं किए जाते, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास, वो क्या है? द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो विश्व जो इन्वायरमेंट दिवस होता है दोस्तों, इसको किस दिन जो है मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 जून। तो 5 जून को हर साल जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन जो होती है हमारी, इसका मेन रोल क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए इसको, कि जो मेन रोल होता है हमारी सोलर रेडिएशन का वो क्या होता है दोस्तों? इसका वाटर वेपर, ठीक है, वो सॉरी वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि क्या होता है वाटर साइकिल। जैसे मैंने अभी वाटर वेपर बोला, इवेंचुअली गलत हो चुका था। तो वाटर साइकिल बेसिकली होता क्या है? वाटर साइकिल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वाटर साइकिल होता है ये हर एक वेदर होगा या क्लाइमेट के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी लाइफ जो अर्थ पे हमारी रह रही है उसके लिए वाटर साइकिल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल। जैसे कि जितनी भी जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी क्या करती है कि जो हमारा पानी होता है, जैसे ओशंस में हो गया, लेक्स में, रिवर्स में, है ना, इवन कि प्लांट्स में भी जो पानी होता है उसको भी जो है एक सोलर एनर्जी के माध्यम से वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद वो मतलब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद आप सभी को पता है कि वो एक जो है ड्रॉपलेट्स के ज़रिए जो है प्रेसिपिएशंस के ज़रिए वो हमारे अर्थ पे फिर से बारिश के रूप में वापस आता है। तो इसी को जो है वाटर साइकिल जो है बोला जाता है। तो उसमें यही पूछा गया था कि जो मेन रोल होता है सोलर रेडिएशंस का वो क्या होता है? वो वाटर साइकिल होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम अपना। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट मैंने आपसे पूछा है कि जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नागपुर। तो कहाँ पे है दोस्तों? वो है नागपुर में। चलो क्वेश्चन नंबर अभी 11 पे आ जाते हैं। What is important for sustainable development? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है? तो दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी ज़रूरी होती है, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, और डिक्रीज पॉवर्टी। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन? जो रियो 20 डिक्लेरेशन हुई थी हमारी, उसमें आपसे पूछा गया कि उसका टाइटल जो था ये क्या था। तो इसका जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना, द फ्यूचर वी वांट इज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। द फर्स्ट अर्थ समिट, जो पहला अर्थ समिट हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था? पहला अर्थ समिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियो डी जेनेरियो, राइट। रियो डी जेनेरियो में जो हमारा पहला अर्थ समिट था दोस्तों हुआ था, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड? जो थिन लेयर होती है, गैसेस की थिन लेयर जो होती है हमारे अर्थ के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर। उसको बोला जाता है कि अर्थ के जो हमारे अर्थ के सराउंड में, जो हमारा अराउंड में जो हमारी थिन लेयर ऑफ गैसेस होती हैं उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए दोस्तों। एयर इज AON। तो एयर आपसे पूछा गया कि जो एयर है वो क्या है, वो कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या इलेक्ट्रोलाइट है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को आता होगा, तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ कि एयर जो है हमारे पास एक मिक्सचर है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये आप सभी को पता है कि एयर हमारे पास क्या एक मिक्सचर है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर। जो नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई कि ड्राई एयर में जो हमारी सूखी हवा होती है उसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है दोस्तों 78%। ये आपको याद रखना है, स्टैटिक पॉइंट से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए दोस्तों। Which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? तो आपसे पूछा गया कि ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होनी चाहिए नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए एटमॉस्फेयर में। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहता है दोस्तों वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.03%। तो 0.03% जो है एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की नेचुरल बैलेंस को बनाने के लिए एटमॉस्फेयर में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी हमारी नोवल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। पहले भी ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में जो है रिपीट हो चुके हैं, तो यही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपसे ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी नोवल गैस है जो हमारे एयर में प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहता है ऑप्शन नंबर सी रहता है, दैट इज रेडॉन। तो रेडॉन जो है दोस्तों ये हमारे एक नोवल गैस जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इन एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। तो आपसे पूछा गया कि एटमॉस्फेयर में जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, कौन सी गैस की होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी रहता है, दैट इज नाइट्रोजन। तो हाईएस्ट परसेंटेज जो होती किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है दोस्तों हमारे पास, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्री वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीजेस। तो आपसे पूछा गया कि अगर सारे प्लांट्स और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे अगर बैनिश कर दिए, बैनिश का मतलब होता है कि काट दिए जाए, हटा दिए जाए हमारे अर्थ से, तो कौन सी गैस जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑक्सीजन। तो अगर सारे प्लांट्स और ट्री आप काट दोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ट्री। तो इससे पूछा गया कि इनमें से एक पेड़ का, एक ट्री का जो फंक्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एयर पोल्यूशन। तो एयर जो ट्री है वो दोस्तों एयर पोल्यूशन नहीं करता है, तो ये आपको पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। तो इकोलॉजी का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जो इकोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ का स्टडी है जो रिलेशनशिप बताता है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप हमें इकोलॉजी जो है वो बताता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन बताता है हमें इकोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कि जो टर्म इकोलॉजी इकोसिस्टम है, सॉरी हाँ, जो टर्म इकोसिस्टम जो है उसको किसके द्वारा जो है प्रपोज किया गया। टर्म इकोसिस्टम को दोस्तों किसके द्वारा जो है प्रपोज किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेंसली। तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था दोस्तों, टेंसली के द्वारा जो टर्म इकोसिस्टम को प्रपोज किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फील्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें पूछा गया कि इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइस फील्ड। देखो दोस्तों, दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, राइट। नेचुरल का क्या मतलब होता है कि जो अपने आप इकोसिस्टम बना हो। आर्टिफिशियल होता है जिसमें मैन की हेल्प लगी होती है, जो कि मैन खुद बनाता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि हमारा राइस फील्ड, राइस फील्ड का मतलब वो क्या होता है कि मतलब जब आप धान लगाते हो तो धान के लिए जो आप फील्ड तैयार करते हो, जो खेत तैयार करते हो, तो उसको बोलते हैं राइस फील्ड, है ना। फॉरेस्ट जो जंगल होता है ये, इसमें मैन का कोई रोल नहीं होता, ग्रासलैंड और लेक, राइट। तो आर्टिफिशियल जिसमें मैन की ज़रूरत पड़ती है,
आदमी की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए, जो आदमी खुद मोल्ड करके बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो फिर इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन ए गिवन एरिया इज नॉट। एक गिवन एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सपोर्ट किया जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा, एक गिवन एरिया होगा और उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट किया जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी, कि उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसको हम बोलते हैं एक एरिया में कि जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं सपोर्ट किए जाते हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी उसको बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारे अर्थ सरफेस में सबसे लार्जेस्ट एरिया जो कवर करता है, तो उस इकोसिस्टम का क्या नाम है, उस इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है, तो उस इकोसिस्टम को जो बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है मेराइन इकोसिस्टम। तो मेराइन इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम है हमारे अर्थ का लार्जेस्ट एरिया वो कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है दुनिया का, वर्ल्ड का पूरे लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओशन। क्या है, ओशन इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से विच वन फॉलोइंग डज नॉट हेल्प, इनमें से कौन हेल्प नहीं करेगा टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हेल्प नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कटिंग फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों क्या बोलता है हमारा, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। तो इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेन काज है ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिक बैलेंस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्ट है जिसके कारण हमारा इकोलॉजिक जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लंबरिंग। तो लंबरिंग क्या होता है दोस्तों, कटिंग ऑफ वुड, राइट। तो लकड़ी को काटना जो है इसको लंबरिंग बोला जाता है। तो इसलिए जो है इसके कारण हमारा इकोलॉजिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, द हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल इज इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। जो हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है हमारे इकोसिस्टम में, उसको दोस्तों किससे ऑब्टेन जो है वो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स जो होते हैं जिनके कारण हमारा जो हाइएस्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है हमारे इकोसिस्टम में वो ऑब्टेन होता है दोस्तों। तो ओमनीवोर्स आप सभी को पता ही है ओमनीवोर्स कौन से होते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो एनिमल फ्लैश और जो ग्रीन वेस्ट जो हैं वो दोनों खाते हैं, राइट। तो ये आपको ओमनीवोर्स के कारण ही हमारा जो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल है इकोसिस्टम में वो ऑब्टेन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है हमारे इकोसिस्टम का। इसका राइट आंसर देखिए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयर। तो एयर जो है हमारा बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता इकोसिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पूछा गया कि जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का इको बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है दोस्तों सोलर एनर्जी। क्या बोला जाता है, सोलर एनर्जी को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है इको बॉडी में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए दोस्तों, इन ए फूड चेन, जो फूड चेन होती है उसमें मैन जो होता है वो क्या होता है। फूड चेन में जो मैन होता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, तो उसको दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों हमारे पास, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम ही जो है वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। जो
बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन होती है दोस्तों, वो किसके कारण होती है, किसकी वजह से होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कारण, राइट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण, और साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के कारण। ठीक है, फॉरेस्ट की तबाही होगी, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो गया, जहाँ हमारे ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं वो उनमें लैकिंग आ जाना। तो ये सारा जो होता है बायोडाइवर्सिटी में डिस्ट्रक्शंस जो होती है इन्हीं के कारण होती है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए कि बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, तो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम किस तरह से दोस्तों डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको डिफाइन किया जाता है द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इन्वायरमेंट जो है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। बायो लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, रेंजेस ऑफ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 39, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन ए पार्टिकुलर एरिया, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सही यही है। तो डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पार्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। द मेन रीज़न फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटीज, देखो अब क्या मेन रीज़न है जिसके कारण हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या उसके पीछे रीज़न है? तो मेन रीज़न उसका क्या माना जाता है, उसका मेन रीज़न होता है दोस्तों ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन है दोस्तों वो एक्सेसिव जो है वो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसको हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जैसे किसी चीज़ का ओवर एक्सेसिव यूज़ करना, मतलब एक होता है यूज़ कर रहे हो, वो दूसरा होता है एक्सेसिव यूज़ करना, मतलब हद से भी ज़्यादा यूज़ करना। वही एक मेन रीज़न है जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में जो डिक्रीज़ है वो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं दोस्तों। Which one of the following is the most important factor responsible for the decline of biodiversity? अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो है ये एक मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, 42 पे आ जाइए। बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज़्यादा जो खतरा है दोस्तों वो किससे है? तो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है दोस्तों नेचुरल हैबिटेट और वेजिटेशन से, दैट इज डिस्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो कि हमारे डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं हमारे नेचुरल हैबिटेट और वेजिटेशन, उसी से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंजर जो है उसी से है, राइट। 43 पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 ऑफ मई। 22 ऑफ मई को जो है बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, तो ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है पॉइंट जो कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो थ्रेटन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशंस एंड जूम कल्टीवेशन, राइट। तो ये फैक्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रॉन्गली जो है थ्रेटन करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, जो हॉटस्पॉट बोला जाता है, याद रखना पॉइंट को, द हॉटस्पॉट जो बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी का हमारे भारत में वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईस्टर्न हिमालयास और वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न हिमालयास और वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं? द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया जो है इन्हें बोला जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स को जो है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भारत में बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाइए 47 पे आ जाइए। विद रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड एज द हॉटस्पॉट? चलो अब देखो ध्यान से, विद रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी, अब कौन सा रीजन जो है भारत में
जिसको हॉटस्पॉट जो कि इंडिया रिगार्ड करता है एज ए हॉटस्पॉट, कौन से रीजन को? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। विच आर द फॉलोइंग कंसीडर्ड ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो इसका आंसर भी आप लोग बता ही दोगे इजीली, दैट इज ईस्टर्न हिमालयस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन को डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। द टालेस्ट नोन लिविंग ट्री, जो टालेस्ट नोन लिविंग ट्री है, जिसको आप जानते हैं कि सबसे लंबा जो लिविंग ट्री है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उस ट्री का नाम आपसे पूछा गया, तो उस ट्री का नाम क्या है दोस्तों? उस ट्री का नाम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिकोई, राइट। सिकोई जो है उस ट्री का नाम है। तो इसकी जो दोस्तों हाइट होती है वो लगभग 84 मीटर या 80 टू 84 मीटर के आसपास जो है वो होती है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। A species is considered to be extinct if it has not been seen in its natural habitat for। तो हम क्या बोलते हैं, हम स्पीसीज को क्या बोलते हैं कि कब जो है वो एक्सटिंक्ट मानी जाती हैं? जब भी वो हमारे नेचुरल हैबिटेट में कितने सालों तक ना दिखें? तो वो दोस्तों जब तक कि हमें वो स्पीसीज 50 साल तक ना दिखे, जब वो 50 साल तक ना दिखे तो उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्सटिंक्ट मान लेते हैं कि वो स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं हमारे अर्थ से। समझ रहे हो बात? चलो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।